ए हिंदुस्तान वालों, आज जमहूरियत को आपको आपकी ज़रूरत है। जमहूरियत बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपके वोट की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में 7 फेज़ में इलेक्शन हुए और अब 1 तारीख को आखिरी फेज़ का इलेक्शन होने वाला है। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और बहुत कीमती है। मुख्तलिफ पैराए में आपका दुश्मन दोस्त बनकर सामने आ रहा है और दोस्त को भी पहचानना मुश्किल हो रहा है। हालिया दिनों में इंडिया अलायंस 18 और 28 पार्टियों का एक मजमुआ, एक अंजुमन आपके सामने आया, लेकिन सेंटर की बीजेपी हुकूमत ने उसको ख़रीदने और तोड़ने की कोशिश की। और उस जद में जो लोग करप्ट थे या जिनका दामन दागदार था, ईडी और सीबीआई और वगैरह वगैरह के ज़रिए से उन पे दबाव होता रहा और पार्टियां टूटती गईं, एमएलएज और एमपीज़ ख़रीदे गए। अब इस फेज़ पे भी भले ही 50 प्लस का इलेक्शन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जो 273 का फेज़ चाहिए, उसके लिए आपके वोट की ज़रूरत है। इंडिया अलायंस में बंगाल में जो ख़ास तौर से इलेक्शन होने जा रहा है, 1 जून को आप वोट देने जा रहे हैं, उसमें हमारी ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे खलफशार हो गया। आपने जो कुछ कहा कि साहब वो महाभारत नहीं रहेगा और कुरान नहीं रहेगा और बाइबल नहीं रहेगा, मगर उनका काम रहेगा, इसके क्या मतलब है? अच्छा साहब, मैं मानता हूं कि उनसे भूल हो गई होगी। उसके बयान को करेक्ट करने के लिए जो बयान दिया, उसमें भी उनको माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं हुई। फरहाद हकीम साहब उसको लीप पोत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमा भी जो कह रहे हैं कि उनसे शायद गलती हो गई होगी, मगर हैरत है कि ख़ुद जब वो बयान दे रही हैं दोबारा, उसमें उसको ये नहीं कहना है मुझसे गलती हो गई है, उसमें फिर मीडिया को, वो भी बीजेपी के बिके हुए मीडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पूरे सोशल मीडिया पे आपकी बात है। अगर ये जो आपकी बात को तोड़ मोड़ करके अगर किसी ने कहा है, तो आप उस पर मानहानि का केस कीजिए। किसने मना किया है आपको? लेकिन वो आपने नहीं किया, ना माफ़ी मांगा है आपने। तो ये आप कहना क्या चाहती हैं? किसी भी धर्म, हम तो मुसलमान हैं, हम कुरान वाले हैं, लेकिन हमने गीता भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, हमने महाभारत भी देखा है और वेद और पुराण पे भी मेरी नज़र है। हम तो ये कहते हैं कि आपने सब धर्म को का एक तरह से मजाक उड़ाया है और आप कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप करते रहें। जो भी परफॉर्मेंस है उसमें आपको किसने रोका है? और आपकी उम्र कितनी होगी भाई? आप और 50 साल जी लेंगी, मालिक करे आप 100 साल जिए, तो इसके क्या मतलब है कि उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस उसी तरह रहेगा आपके सुपरविज़न में? कितने फिरौन आए, कितने नमरूद आए और हिटलर आए और शद्दाद आए हैं, किसी की रही है इस दुनिया में? आज सांस बंद हो जाए हमारी, तो कल क्या आज ही चंद घंटे में अपने लोग कहेंगे दफनाया जाए। आपने ये क्या सोच रखा है अपने बारे में? आपको झुकने नहीं आता मैडम? हर फलदार पेड़ झुकता है। अगर आपके अंदर में ये अंदर से अगर ये होता कि हाँ साहब हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप झुक जाती, आप झुकती। जो झुकता है जो पेड़, उसी को लोग ऊंचा उठाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है मैडम। और आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली में बहुत फ़र्क होता है। आपने इंडिया अलायंस बनाने में आपने बड़ी अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सर्व की, लेकिन फिर आप जो है एक तरह से धोखा ही दे रही हैं कि आप हैं भी और नहीं भी हैं। एक बयान आपका आया था कि हम सेंटर में अगर जाएंगे तो ये साहब अधीर रंजन चौधरी नहीं होना चाहिए जो बंगाल के कांग्रेस के चीफ हैं, और सीपीएम नहीं हो। फिर आपने कहा ये 2 पार्टियां, लेफ्ट फ्रंट वाली और कांग्रेस, ये बीजेपी की दो नंबर टीम है।
आपको शर्म नहीं आती मैडम? इस उम्र पे इतने तजुर्बे, 10 साल 12 साल 13 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, सेकुलर पार्टी को आप कहती हैं कि वो 2 नंबर पार्टी है, उसको वोट नहीं दिया जाए। आप खुद कंट्राडिक्ट बात करती हैं। और फिर अगर अलायंस की हुकूमत बन जाती है तो शायद आप बार्गेन करेंगी। मुझे तो ये लगता है कि आपके जो बहुत से मिनिस्टर और आपके लोग जो जेल में बंद हैं, उनको आप अगर इंडिया गवर्नमेंट बनती है उसको या उसका होम मिनिस्ट्री को कहेंगी कि साहब आप इनके केस को ख़त्म कीजिए। इसीलिए बार बार शायद आप पे बीजेपी पे दबाव है, इसलिए बार बार बयान बदलती हैं और इंडिया अलायंस के साथ आप नहीं हैं गोया के। अरे अगर अलायंस कर लेती हैं आप कांग्रेस से, 5-7 सीट दे देती, उनकी पार्टी भी मिलके अगर इलेक्शन लड़ती, तो आपको मोहब्बत करने का सेकुलर फोर्सेस से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता। लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया अपने अहंकार से। गलतियां हर पार्टी से हुई हैं। लेफ्ट फ्रंट के अंदर में भी जो लोगों ने अगर उसे हटाया, उनकी अपनी गलतियां हुई। आपको मौका दिया गया, आपको मौका दिया गया, तो आप भी उसी रास्ते पे, जैसे बीजेपी अपोजिशन खत्म करो और कांग्रेस खत्म की बात करती है, उसी तरह आप भी उसी तरह अहंकार में हैं कि साहब ये अपोजिशन को खत्म करो। जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आ गई है, तब आप सोचिए कि उसको जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो अलायंस बना था, उसको आप मजबूती देती। लेकिन आपने अपने लोगों के बचाव के चलते, बीजेपी के दबाव में जो बहुत सी पार्टियां हिंदुस्तान की और स्टेट्स की गिरती गईं, आप भी डर डर के, सहम सहम के, सेकुलर होते हुए भी सेकुलर चीज़ों को आप कुचल देती हैं और पीछे छोड़ देती हैं। ये सामने की बातें हैं मैडम। आप धनकर साहब जो गवर्नर थे यहाँ के, उनको कितना बेइज्जत किया आपके लोगों ने। और जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको चांसलर होता है, चांसलर के पोस्ट से हटा दिया। शायद इंडिया में किसी स्टेट में किसी गवर्नर की इतनी बेइज्जती नहीं होगी। चलिए, ये आपका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन था, मगर वही जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, तो आप वोट में वहाँ से वॉक ओवर कर दिया। यानी कि आपने इनडायरेक्टली अपने वोट्स के क्रंच को घटा करके आपने सपोर्ट दिया। ये दोगलापन नहीं है आपका मैडम? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले से भी जब बीजेपी ने लाया था, आपके लोगों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। उस वक्त भी आपने बायकॉट करके आपने उसको सपोर्ट दिया था। और आज जो यहां से खड़ी हो रही हैं माला राय साहिबा, इन्होंने डिटेंशन कैंप जो आसाम में मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए सो कॉल्ड के बांग्लादेश से आया है और मरते रहे लोग, जो डिटेंशन कैंप बनाया गया, ऑफिशियली पार्लियामेंट में गूगल्स पे मौजूद है कि उन्होंने सवाल किया कि डिटेंशन कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए। और ये है मौजूद कि ज़मीन है कहीं पर बंगाल में, और उसके सिलसिले से अंदर अंदर आपकी बीजेपी से बात हो रही है, और बाहर बाहर आप ये कहती हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। तो यानी कि आपके अंदर में विल पावर की कमी है। आपके अंदर अपने ही डिसीजन को बराबर फ्लिकरिंग, फ्लक्चुएशन, आपके अंदर वही डोमिनेट करता है। यू डोंट स्टैंड ऑन योर ओन वर्ड्स। ये आपके हुकूमत बनने से पहले नंदीग्राम में मैडम बड़ा एजिटेशन हुआ। नैनो कार बनने के सिलसिले से टाटा वाले बेहतरीन बना रहे थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब के दौर में, सीपीएम के दौर में। आपने उसको खेती की ज़मीन कही इसमें नहीं होना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है साहब, लेकिन उसकी फैक्ट्री तो ख़त्म हो गई, हज़ारों करोड़ उसके बर्बाद हो गए। कलेजा उसका था कि उसने बर्बादी को अपने बर्दाश्त कर लिया, मगर आप खेती के ज़मीन आज तक वो दे सकें? और उसी वक्त लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत ने ये जो
कहा था कि ये ज़मीन के लिए ये जो आवाज़ उठा रही हैं ये ज़मीन दे नहीं पाएंगी टेक्निकली। आज तक आपकी ये 12-13 साल की हुकूमत में क्या वो खेती की ज़मीन आप लोगों तक पहुंचा सकी? शायद नहीं मैडम। आप पार्लियामेंट में जो टोटल जो भी अपोजिशन था, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी की बुनियाद ही पे तो दूसरे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपने ये साथ न दे करके गोया के आप बदनाम करती हैं, कांग्रेस हो के लेफ्ट हो। आप ही की मजबूरी है कि आप बीजेपी की तरफ बढ़ती हैं और बढ़ रही हैं। अजब क्या है कि अगर हंग पार्लियामेंट हो जाए और आपके पास अगर 20-30 हो जाएं एमपीज, तो अजब क्या है कि आप अपने एमपी एमएलएस के ऊपर जो करप्शंस के एलिगेशंस लगे हुए हैं उसको वॉश आउट करने के लिए या राइट ऑफ करने के लिए आप आउटसाइड से ही सपोर्ट दे देंगी, ऐसा लगता है। इसके पूरी समाज में इस बात का को बयान किया जा रहा है, आपका कोई ठिकाना नहीं है मैडम। आप तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी की, तो आप रेलवे मिनिस्टर थी, आपने काम किया रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। ये मेट्रो बहुत से एक्सटेंशन, मैं आपके परफॉर्मेंस पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, आपके करप्शंस जो आपके जरिए से हो रहे हैं मोहल्ले टोले में, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूं। और उस वक्त 23 पार्टियां थीं, 23 पार्टीज का जो चेयरमैन था, जो कन्वेनर था, वो जॉर्ज फर्नांडिस था, ट्रेड यूनियन का लीडर था। मैं उससे मिला हूं, एक बार नहीं कई बार। पूरी टीनियोर में अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी और इस अलायंस के हेड के जॉर्ज फर्नांडिस में कोई डिफरेंस नहीं था और चला लिया साहब बेहतरीन। ये और बात है, वो बीजेपी अलग थी और आज की बीजेपी मोदी है, इसकी आइडियोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल से अलग है। इसमें वो भी वही तसव्वुर करते हैं कि अपोजिशन को हटाओ। मैडम, बात पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की थी, लेकिन ये बात नहीं रखनी थी, ये रखना चाहिए थे, मगर आपने जो काउंसिलर्स को एम्पावर किया, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा तो वो उसकी इजाज़त से मिलेगा। तो ये जो अंडरहैंड जो कमीशन काउंसिलर्स और थाना के बीच में इस कदर बढ़ गया कि हाहाकार मचा हुआ है बंगाल में कि करप्शन कहां पहुंच गया है। तो आप ईमानदार हैं, लेकिन आप अपने गलत लोगों को प्रोटेक्ट भी उसी तरह करती हैं, यानी गलत करने वालों का साथ देती हैं आप खामोशी से या बचा के। आप के अंदर में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपके लोग गलत हैं और करप्ट हैं तो उनको किनारे लगाइए। मैडम, मैं उर्दू का एक खिदमत गुजार रहा हूँ बिहार, झारखंड और बंगाल में, और मेरे सामने जगन्नाथ मिश्रा दिन बिहार के चीफ मिनिस्टर के से असेंबली में पास कराया उर्दू को सेकंड लैंग्वेज। सीपीएम के गवर्नमेंट में भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से काम करते थे, लेकिन आपने उर्दू का हक असेंबली में दिलाया, मगर आप जो उर्दू पढ़ने वाले बढ़ें, उर्दू के स्कूल बचें, उस पर कोई काम नहीं किया। बल्कि उर्दू का एक शेर है, देकर तही सुबह मुझे, तही कहते हैं खाली और सुबह कहते हैं जाम, देकर तही सुबह मुझे सब्र का हौसला दिया और जितनी तलब थी साकिया उससे कहीं सिवा दिया। मैडम, 7-7.5 हज़ार स्कूल उर्दू के बंद हो गए। आपको ज़रा सा भाषाओं के बचने की मर्यादा नहीं रही रखी। मैं ये विश्वास ही करता हूँ और मैं उस बात पे चलता हूँ कि सारी भाषाएं आपस में बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनका रिश्ता मजबूत किया जाए। इसलिए हम अगर उर्दू वाले हैं तो हिंदी भी जाने और बंगला भी जाने और अंग्रेज़ी भी जाने और इन भाषाओं के अंदर
प्रेम का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करें। ये जो नफरत दाहिने से बाएं लिखे जाने वाले उर्दू की है, वो नफरत की बुनियाद पे उर्दू स्कूल्स बंद हो गए, टीचर्स का आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया, खाली जगह पड़ी हुई है। आपको सीखना था तो केजरीवाल से आप सीखती कि उसने गवर्नमेंट के स्कूल को दिल्ली में कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी भाषाई और बंगला भाषा की जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा और सुंदर न किया जाए, ज़रूर किया जाए, मगर आप ना स्कूल के टीचर्स की खाली जगह भरती हैं, ना स्कूल के ढांचे को ज़्यादातर अच्छा करती हैं। बहुत अफसोस की बात है। और अभी 1 साल हो गए, WBCS में बंगला पेपर में एग्ज़ाम आपको देना होगा। आपको उर्दू वाले के लिए जो प्रिविलेज था, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। किसी ने कहा कि बंगला पखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये जोर दिया गया है। मैडम, आप ज़रूर बंगला भी जाने लोग, लेकिन इसके क्या मतलब है कि एक बैग इम्प्लीमेंट करके आपने उर्दू से जो WBCS में क्वालिफाई कर रहे थे लोग, 14-15 लोग आते थे, उनका हक मार दिया आपने। कभी गौर किया कितनी बड़ी गलती कर रही मैडम आप? अभी 3 साल पहले मैडम, ये पुलिस सर्विसेज में हिजाब पहन करके आने वाली लड़कियां, उनको हिजाब पे में जाने से, एंट्री से रोक दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आपने आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया कि जो अगर हिजाब पहन करके जो लड़कियां आएंगी अगर एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो उनको ज़रूर जाने दिया जाएगा। उस पर काम नहीं हुआ। यही नहीं, उसमें जो प्रोविज़न्स थे, कुछ पेपर्स जो इंग्लिश में कम से कम सवाल होगा या उर्दू में होगा, वो ऑप्शंस भी आपने ख़त्म कर दिया। तो आपके नारे में खोखलापन नहीं है तो और क्या कहा जाए मैडम। आज आपकी ज़रूरत थी कि इंडिया अलायंस को कॉन्स्टिट्यूशन बचने के लिए और देश में सेकुलर फोर्सों को बचने के लिए आप एक साथ आती, लेकिन आप किसी को पसंद नहीं करती हैं। यहाँ तक कि जो मिजाज मोदी का है, अपोजिशन फ्री नहीं, उन पे कोई इंटरनल कमेंट करे बेटरमेंट का तो वो उसको पसंद नहीं करते। तो आपके पार्टी के लोग भी आपको यही कहते हैं कि मैडम को सलाह कौन देगा, वो जलील कर देंगी। ऐसी सिचुएशन पे आपसे क्या कहूँ मैडम, फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है आज लगभग 8 महीने से, मैं सड़क पे आया हूँ। मैंने बहुत सी मीटिंग को प्रेजाइड किया है। हमारे लेफ्ट फ्रंट के वालों ने सड़क पे आए, कांग्रेस वाले आए। मैंने बहुत जगह आपके लोगों को, जो आपके वर्कर्स हैं, आपके मेंबर्स हैं, हमारी जुलूसों में, प्रोटेस्ट के जुलूस में शरीक नहीं हुए हैं वो लोग। शायद आपके तरफ से एक इशारा था कि तुमको प्रोटेस्ट में शरीक नहीं होना है। तो कैसी मोहब्बत है आपको जालिमों पे आवाज़ उठाने के सिलसिले से। मैडम, आज ये देखते हुए मैंने आपसे इत्तेबाद किया, ऐ लोगों, ऐ बंगाल वासियों, पिछली असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट के लोग भी थे और कांग्रेस के लोग भी थे, लेकिन वोट बांटा नहीं गया था। एक तरफ मैक्सिमम वोट जो है ममता की पार्टी को दिया गया था। ये बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान कल सोचता है, ये उसी के एक मिसाल मुसलमानों ने दिखाई थी। आज ये ज़रूरत है इस बात की कि ऐ लोगों, ऐ मेरी बातें सुनने वालों, गौर करो और पार्लियामेंट में सेकुलर फोर्सेस को आप ख़ास तौर से जो है ये उनको वोट दें। और अभी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के साथ जो सायरा साहिबा हैं, उनको वोट दे करके आप पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। एक ऐसी आवाज़ जिसके अंदर में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एक परफेक्शन रहेगा और एक मौका दिया जाए। और फिर हम लोग असेंबली में आपके इलेक्शन के वक्त आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे और सोचेंगे। इसलिए फिर से कहेंगे कि ऐ साथियों,
लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के अलायंस की पार्टी को एक बार ये मौका दे करके हम लोग इंडिया अलायंस, चूँकि कुछ न कुछ तो नर्म गोशा है ममता बहन को, तो ये ज़रा सा इनका भी दिल डोले और मेरी बातों का वो असर लें। मैंने जो भी कहा है मैंने मोहब्बतन कहा है और ये देश की भक्ति की आवाज़ है। ऐ लोगों जागो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।